नमस्कार बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल अखिल एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण है और इस 4.3 में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें मूल निकालना हम लोग पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। अब इसमें मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है और मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए कुछ फार्मूले होते हैं। सबसे पहले हम उन फार्मूलों को जानेंगे, फिर प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइए जानते हैं फार्मूले कि बिना द्विघात समीकरण को हल किए ही हमें ये पता लगा लेना कि उस द्विघात समीकरण के मूल कैसे आएंगे, बराबर आएंगे कि असमान आएंगे या काल्पनिक आएंगे, तो उनके बारे में जानना। तो आइए 4.3 के उस फार्मूले को जानने की कोशिश करते हैं। प्रश्नावली 4.3, जब हम कोई द्विघात समीकरण हल करते हैं तो उसका मानक समीकरण होता है x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह हमारा द्विघात समीकरण होता है और इसके जो मूल यदि हम ज्ञात करें तो कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन जो फार्मूला होता है उसको जानते हैं। यदि फार्मूला होता है विविक्त कर, इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट का पहला अक्षर डी, इसको डी से प्रदर्शित किया जाता है। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। यह विविक्त कर होता है। किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्त कर इसी फार्मूले से ज्ञात किया जाता है। तो d बराबर b² माइनस 4ac यदि फार्मूला नंबर 1 कि यदि d का मान यानी b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो, यानी हम b² माइनस 4ac का मान रखेंगे यदि 0 के बराबर होगा तो जो किसी भी द्विघात समीकरण के दोनों मूल जो होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। इसको बहुत ध्यान से आप लोग नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे कि d का मान यदि इसमें हम मान रखेंगे और यदि इसका मान 0 आ गया तो यानी किसी भी द्विघात समीकरण का मान यदि इसमें रखने पर 0 आता है तो दोनों मूल यानी कि बराबर होंगे। दूसरा होता है यदि d का मान 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा का मतलब होता है कि जो वास्तविक संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो दोनों मूल होते हैं, दोनों मूल वास्तविक होंगे। दोनों मूल वास्तविक होते हैं। दोनों मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा होता है कि यदि d का मान 0 से छोटा हो तो जो दोनों मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे यानी कि अवास्तविक होंगे। ठीक है, इसको आप लोग दोनों मूल काल्पनिक होंगे यानी कि अवास्तविक होंगे। तो ये तीनों आपको फार्मूले एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको तीनों को याद रखना है, तभी आपको प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलेगी। इसको आप लोग तीनों नोट कर लीजिएगा, किताब में भी दिया है, मैंने एक बार यहाँ पे भी लिख दिया है। आप लोग इसको नोट करके याद कर लीजिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर बोर्ड एग्जाम में जरूर एक आध प्रश्न आता ही है। तो आइए अब हम 4.3 के प्रश्नों को हल करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसका करना क्या है? करना ये है कि लिखा है कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसको बिना हल किए ही हमें ये बताना है कि इसके मूल कैसे आएंगे, यानी जो उसका उत्तर फैक्टर करने के बाद जो उत्तर आएगा वो कैसा आएगा। इसको ही मूलों की प्रकृति कहते हैं।
और कहा है मूलों की प्रकृति की अज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो मूल भी ज्ञात कीजिए, और मूलों का अस्तित्व नहीं है तो मूल मत ज्ञात कीजिए। तो मैं इस प्रश्न को हल करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, तभी आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे, सॉल्वर के बारे में समझ पाएंगे। अब इसमें होता क्या है कि हम इस समीकरण का, दिए हुए समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। जब मूलों का हमें प्रकृति ज्ञात करना हो तभी तुलना करते हैं, ठीक है। तुलना करने पर लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। देखिए x² है तो यहाँ भी x², a है तो यहाँ पे 2 है, तो a बराबर हो गया 2। x है तो यहाँ भी x है, b है तो यहाँ -3 है, यानी b बराबर हो गया -3। c बराबर हो गया 5, c बराबर। अब मैंने जो फार्मूला बताया था d बराबर क्या होता है कि b² - 4ac। इसमें मान रखिए b का मान है -3 का होल स्क्वायर -4, a का मान है 2 और c का मान है 5। अब 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 दूना 8 पचे 40, 9 में से 40 घटेगा तो -31, यानी देखिए d का मान जो आया -31 आया। और -31 जो है वो शून्य से छोटी संख्या, कोई भी ऋणात्मक संख्या शून्य से छोटी होती है। तो मैंने बताया है कि यदि d का मान शून्य से छोटा है तो दोनों मूल जो होंगे वो अवास्तविक होंगे। दोनों मूल लिख सकते हैं अवास्तविक, दोनों मूल अवास्तविक होंगे, ठीक। तो जब दोनों मूल अवास्तविक होंगे तो उन प्रश्नों को हमें आगे हल नहीं करना है, यहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि यदि मूल वास्तविक हो तभी उसके मूलों को ज्ञात करना है। तो पहला हो गया। इसी तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन है कि 3x² माइनस 4 √3x, यानी करड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0। इसके भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे कि तुलना करने पर तो ax² प्लस bx लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर क्या होगा 3, b बराबर क्या होगा -4 करड़ी में 3 और c बराबर क्या होगा 4। तुलना हो गई इस समीकरण से इसका, यानी जो x वर्ग का गुणांक है यहाँ पे a है तो यहाँ पे x वर्ग का गुणांक 3 है, यानी ये बराबर 3। x का गुणांक यहाँ पे 4 करड़ी में 3 है, यहाँ b है, यानी b बराबर -4 करड़ी में 3। अब वही फार्मूला लिखे d बराबर b² - 4ac, b का मान -4 करड़ी में 3 का वर्ग, b का मान -4 फार्मूले का है, गुणे a का मान 3 और c का मान 4। अब देखिए इसका हमें वर्ग करना है, -4 करड़ी में 3 का वर्ग, तो इसका वर्ग कर लीजिए पहले, -4 गुणे -4, 4 चौका 16, और 16 का 3 में गुणा कर लीजिए, 16 3 48, 48 हो गया, और 4 3 12, 12 चौका 48, 48 माइनस 48 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी d का मान आ गया यहाँ पे 0। तो d का मान जब 0 होगा तो दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे, यानी वास्तविक है, मूलों का अस्तित्व है, यानी इसका हम गुणनखंड करेंगे तो दोनों उत्तर एक बराबर आएगा। अब इसका हमें गुणनखंड करना है, यानी फैक्टर करना है। जब मूल बराबर होंगे तभी फैक्टर करना है, नहीं बराबर होंगे तो हमें फैक्टर नहीं करना है। देखिए यहाँ पे दोनों मूल अवास्तविक थे तो हमने इसका फैक्टर नहीं किया है। यहाँ पे दोनों मूल 0
यानी इसका विविक्त कर जो है डी का मान 0 आया, तो दोनों मूल बराबर हो गए, यानी मूल वास्तविक है। तो हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा, यानी 4 तिहाई 12, दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी कि गुणा करने पे 12 हो, जोड़ने घटाने पे 4 करने में 3। तो आइए देखते हैं। अब इसका लिखते हैं 3x² माइनस 4 करड़ी में 3x धन 4 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करते हैं, तो 3x² माइनस, अब दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है कि जिसका फैक्टर करने पे यानी गुणनखंड करने पे, गुणा करने पे 12 है और जोड़ने या घटाने पर 4 करड़ी में 3। तो 2 करड़ी में 3 धन 2 करड़ी में 3, 4 करड़ी में 3 होता है, और 2 करड़ी में 3 का 2 करड़ी में 3 से गुणा होगा, 4 करड़ी में 12 भी आएगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2 करड़ी में 3x माइनस 2 करड़ी में 3x। देखिए माइनस माइनस जुड़ता है, 2 दूना 4 करड़ी में 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12 भी हो जाएगा, और प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे हम कॉमन क्या लें, तो कॉमन बस हम ले सकते हैं यहाँ पे x कॉमन ले लिए। देखिए यहाँ पे बचेगा 3x माइनस, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो चाहे करड़ी में 3 भी कॉमन ले सकते हैं, करड़ी में 3x कॉमन ले लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। करड़ी में 3x कॉमन ले लेंगे, करड़ी में 3x कॉमन लेने पे क्या बचेगा, तो जब x से x कट जाएगा, करड़ी से 3 में, देखिए करड़ी में 3 से 3 में जब भाग देंगे तो भाग जाएगी नहीं, यानी करड़ी में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए हो जाता 3 करड़ी में 3 और बट्टे 3, 3 से 3 कट गया, यानी करड़ी में 3, यानी करड़ी में 3x से 3x² में भाग देंगे तो आएगा करड़ी में 3 और x, और ये निकल गया तो यहाँ बचेगा 2x, 2 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे तो देखिए बचेगा करड़ी में 3x और 2 से 2 4 में भाग देंगे तो बराबर 0। अब करड़ी में 3x -2 कॉमन हो गया तो बचा करड़ी में 3x -2, ये और ये बराबर 0। और मूल निकालना मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखा दिया कि इसका 0 से तुलना करते हैं। तो देखिए दोनों एकदम बराबर है, तो आएगा हमारा करड़ी में 3x बराबर 2, तो लिख सकते हैं करड़ी में 3x बराबर -2 बराबर 0। तो करड़ी में 3x बराबर 2, ठीक, x बराबर हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3। इसी तरह से इसका भी है, x बराबर 2 बटे करड़ी में 3, बिल्कुल सेम चीज। तो ये है, ठीक। तो जहां तक आप समझ सकते हैं कि दोनों प्रश्नों में इसका मूल वास्तविक था इसलिए मूल नहीं निकाला गया, इसके दोनों मूल बराबर थे इसलिए इसका मूल ज्ञात किया गया है। तो ये दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन हल करने के लिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली 4.3 के पहले का तीसरा क्वेश्चन, सबसे पहले इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो यही चीज समीकरण का, दिए हुए समीकरण का लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए। अब कर सकते हैं, a बराबर 2 होगा, b बराबर -6 होगा और c बराबर 3 होगा, तुलना हो गई। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी वियुक्त कर ज्ञात करते हैं, होता है b² - 4ac। ये फार्मूला है, इसको याद रखना है कि जब भी वियुक्त कर निकालना हो तो d बराबर b² - 4ac कर देंगे। b² यानी -6 का वर्ग -4 गुणे 2 गुणे c का मान 3, -6 का वर्ग 36
और 4 दूना 8, 3 24। तो देखिए 36 में से 24 घटेगा तो 12 बचेगा, यानी डी बराबर आ गया आपका 12। 12 कैसी संख्या है? शून्य से बड़ी संख्या है, और जब शून्य से बड़ी संख्या होती है तो दोनों मूल वास्तविक होंगे, लेकिन अलग अलग होंगे। दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक, तो जब दोनों मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे तो हमें इसके मूलों को ज्ञात करना है, यानी इसका फैक्टर करना है। 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। 3 दूना 6, 2x² माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 होता है, तो 6 कम 6, चाहे इसका 2 3 6 हो गया। तो इसका फैक्टर करेंगे तो अब देखिए, इसको एक श्रीधराचार्य सूत्र है उससे भी कर सकते हैं, इस तरह से करेंगे तो नहीं होगा। ठीक, तो इसका श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? माइनस बी एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी बटा 2a। ठीक है, और तो देखिए माइनस बी का मान यहाँ पे रख देंगे, वही जो बी का मान है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, प्लस माइनस डी का मान आ गया 12 बटा 2 गुणे ए का मान हो गया 2, तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 बटे 4। ठीक, इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि एक बार धन चिन्ह लीजिए, एक बार ऋण चिन्ह लीजिए, यानी 6 धन 12 बटे 4, 6 प्लस 12 बटे 4, 12 6 18 बटे 4, 2 दूना 4, 2 9 18, यानी 9 बटे 2 आ गई। ठीक, और इसके बाद माइनस चिन्ह लेंगे, तो 6 माइनस 12 बटे 4 कर देंगे, तो 6 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस 3, और 6 4 10, 4 2 6, माइनस 6 बटे 4, 2 दूना 4, 2 3 6, माइनस 3 बटा 2, एक 9 बटा 2 आ गया, और एक माइनस 3 बटा 2। तो ये फैक्टर की एक अलग विधि है, ये है बी माइनस बी प्लस माइनस बी² माइनस 4ac बटा 2 है, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। तो डी का मान ऑलरेडी हमारे यहाँ 12 आ चुका था, इसलिए हम डी का मान रख दिए हैं। यहाँ पे रूट लगाना था, ऐसे भी लगा। ठीक, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको रूट लगाएंगे तो रूट 12 हो जाएगा, तो 6 प्लस करणी में 12, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए बताओ, 6 प्लस 2 दूना 4 3 12 बटे 4। ठीक, और यहाँ पे 6 माइनस 12 रूट 12 हो जाएगा, तो यहाँ भी लिख सकते हैं आप 6 माइनस 2 दूना 4 3 12। दोनों मूल आ गए, वास्तविक है लेकिन अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है। तो इस तरह से ये प्रश्नावली 4.3 का तीनों क्वेश्चन, पहले का तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो बच्चों, प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया है कि द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करें कि दोनों मूल बराबर हो। ये देखिए द्विघात समीकरण दिया है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये सवाल ये कह रहा है कि इसमें k का ऐसा मान, k की जगह पे ऐसा अंक रखिए कि जब हम इस समीकरण का फैक्टर करें, गुणनखंड करें, तो दोनों उत्तर बराबर हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करते हैं। फैक्टर करने से तो आएगा नहीं, तो इसका भी हमें जो द्विघात समीकरण दिया है, इसका भी दिए हुए समीकरण का ax² प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने ए बराबर देखिए क्या होगा 2, बी बराबर क्या होगा के, और सी बराबर क्या होगा 3। ठीक। अब डी का मान इसका भी निकालते हैं विभक्त कर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक। मूल बराबर होने का प्रतिबंध कह रहा है कि मूल बराबर हो, और मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या होता है कि डी बराबर 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मूल बराबर होने का प्रतिबंध जो होता है यानी डी बराबर 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये 0 लिखना जरूरी है, मूल बराबर हो। ठीक। तो मूल बराबर है इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि डी बराबर जो होता है 0 होता है। अब बी का मान के का स्क्वायर कर दीजिए -4 गुणे 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 0। के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। और माइनस देखिए 4 दूना 8, 8 3 24 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होगा, तो देख रहे हैं के स्क्वायर, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो बराबर 24 हो जाएगा, और ये के स्क्वायर है 24 है, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे तो यानी कि रूट के स्क्वायर कर सकते हैं, रूट 24 कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल। तो के स्क्वायर का वर्गमूल के हो जाएगा, और इसका 24 का 2 दूना 4 छके 24, तो 2 करड़ी में 6, यानी प्लस माइनस के रूप में जो भी रखना है, यानी के का मान क्या होना चाहिए यहाँ पे 2 करड़ी में 6 होना चाहिए, यही अपना आंसर है। तो इस तरह के ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं, इसको आप अच्छे से दोहरा लीजिएगा, समझ लीजिएगा और कर लीजिएगा। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 भी लाइए, इसी में हल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है के एक्स फर्स्ट में x माइनस टू और +6 इक्वल टू 0। अब इसको हल करना है, इसके भी कह रहा है कि एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि दोनों मूल बराबर हो। तो क्या कर सकते हैं, इसको पहले तो हम इस समीकरण को सही करें, यानी अंदर गुणा करना पड़ेगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे ये हो जाएगा -2k x +6 बराबर 0। इस समीकरण का भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे के है, यानी ये बराबर के, बी बराबर -2k, बी बराबर -2k हो जाएगा, सी बराबर 6 हो जाएगा। अब वही मूल बराबर होने का प्रतिबंध बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक। 0 इसीलिए रखा जा रहा है कि मूल बराबर। अब b का मान -2k रख देंगे, -2k का होल स्क्वायर -4 एक का मान k और c का मान 6 बराबर 0। ठीक। 2k का वर्ग करेंगे 4k स्क्वायर हो जाएगा, -4 छके 24 बराबर 0। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, 4k स्क्वायर बराबर ये 24 के हो जाएगा। ठीक। अब के बराबर जब हम निकालेंगे यहाँ पे देखिए के बराबर 24 के, एक के यहाँ से निकल के यहाँ 4 के आ जाएगा, के से के कैंसिल, 4 छके 24, यानी के बराबर आ गए +-6। ये देखिए आंसर के का मान यहाँ पे हो जाएगा 6। तो प्रश्नावली 4.2 के 3 के क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा सॉल्व होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इस प्रश्नों को आप अच्छे से दोहरा लीजिएगा, जिससे कि ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। भले ही यही ना हो, थोड़ा सा अंक बदल दिया, के का जगह भी पी भी रख सकता है, तो उसको आप लोग
थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ये इसी तरह से सॉल्व करना। ठीक, तो अब इस प्रश्नावली का पहला और दूसरा होगी। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बच्चों, प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे दिख रहा है आपके, जिसमें दिया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा क्या है, आम की ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से दो गुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई से दो गुनी, तो माना बाग की चौड़ाई, माना बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर। कह रहा है कि बाग की लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? जब लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है तो चौड़ाई हो जाएगी 2x मीटर। और क्षेत्रफल कह रहा है बाग का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल कितना है? 800 वर्ग मीटर, 800 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल जब जानते ही हैं चौड़ाई लंबाई से आधी है और लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो अक्सर ये आयत ही होगा। और आयत का क्षेत्रफल, बाग जो है आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और यही लंबाई और चौड़ाई कितना है? लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पे 800 आएगा, और लंबाई है आपका 2x और चौड़ाई है आपका x बराबर 800। लंबाई की जगह पे 2x रख देंगे, चौड़ाई की जगह पे x रख देंगे और इसका गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, 2 से 800 में भाग दे देंगे, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। ठीक, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे, यानी चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 400 किसका वर्ग होता है? 20 का। 20 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल कर दीजिए, x बराबर लिख दीजिए 20 मीटर। और देखिए हमने चौड़ाई क्या माना? x, यानी ये चौड़ाई हो गई, चौड़ाई x बराबर हो गई 20 मीटर। और लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई 2x है, यानी 2 गुणे 20, x का मान 20 है, 20 रख दिए, 20 दूने 40 मीटर। यानी कि जो बाग की चौड़ाई है वो 20 मीटर है और लंबाई जो है वो 40 मीटर। ये उत्तर हो, ये आंसर है। तो आप लोग इसको किताब से अच्छे से देख करके फिर से नोट कर लीजिएगा। ठीक, बहुत आसान सा सवाल था कि बाग क्या कह रहा है, क्या बाग की आम की ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है? तो बिल्कुल संभव है कि लंबाई क्या कर देंगे उस बगीचे की? 40 मीटर कर देंगे और चौड़ाई कितनी कर देंगे? 20 मीटर कर देंगे। तो ऐसी बगिया बनाना संभव है। इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिए और नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे दिख रहा है आपके। कह रहा है क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या किसकी? तो कह रहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। यानी दो मित्र हैं जिनकी आयु का योग 20 है। तो माना एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु x वर्ष, एक मित्र की आयु x। अब दोनों मित्रों की आयु का योग जो है 20 वर्ष है, एक का x है, तो दूसरे की आयु कितनी हो जाएगी? दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? 20 माइनस x वर्ष, क्योंकि 20 में से x घटा देंगे दूसरे की आयु आ जाएगी। जब कह रहा है दोनों की आयु जोड़ देने पे 20 साल हो रहा है, तो पहले की x है तो दूसरे की कैसे पता चलेगी? 20 में से x घटा देंगे। उसके बाद क्या है कि 4 वर्ष पूर्व, अब 4 वर्ष पूर्व यानी पहले कितने साल के थे? तो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु यानी पहले की आयु, आज मान लीजिए वह 10 वर्ष का है, तो 4 वर्ष पहले कितने का रहा होगा? 4 वर्ष घटा देंगे, तो वही है एक मित्र की आयु x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। और दूसरे का कितना हो जाएगा? दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी कि 20 माइनस x माइनस 4, यानी 20 में से 4 घटेगा तो 16 माइनस x वर्ष, 16 माइनस x वर्ष हो जाएगा। ये दूसरे मित्र की आयु होगी। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का जो गुणनफल था वह 48 वर्ष था, 48 था। 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल, तो प्रश्नानुसार दोनों की आयु का गुणनफल कर देते हैं। x माइनस 4 गुणे 16 माइनस x बराबर 48। ठीक, तो क्या हो जाएगा? गुणा करिए, x का 16x हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 16 चौका 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा बराबर 48 हो जाएगा। अब देख रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x प्लस 20x हो जाएगा, माइनस 64 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 48 बराबर 0। पक्षांतर कर दीजिए, अब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस माइनस जोड़ देंगे तो 8 4 12 6 4 10 112 बराबर 0। माइनस कामन ले लीजिए, माइनस से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। माइनस से x 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब हमारा समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब इसका हमें फैक्टर करना है। दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है कि जिसका गुणा करने पर 112 आए और जोड़ने और घटाने पर 20 आए। तो इसको आप पहले ये चेक कर लेते हैं, लिखा है ना शुरू में कि क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है कि नहीं है। तो पहले देखते हैं क्या इसके मूल कहीं काल्पनिक तो नहीं आएंगे। तो समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो ये बराबर हो जाएगा 1, ये बराबर 1, एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है और b बराबर हो जाएगा माइनस 20 और c बराबर हो जाएगा 112। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बराबर होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac रखते हैं, माइनस 20 का वर्ग माइनस 4 गुणे
1 गुणे 112। 20 का वर्ग होगा 400 माइनस 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक, देखिए 448 आए। अब 400 में से 448 घटाएंगे तो -48। और जब माइनस में डी का मान माइनस में आ गया, यानी डी बराबर आ गया -48, तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे, यानी अवास्तविक होंगे, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी स्थिति संभव नहीं है। आप उत्तर लिख सकते हैं कि स्थिति संभव नहीं है, यानी इसका फैक्टर नहीं किया जा सकता है, यानी इसका कोई आंसर नहीं आएगा। तो ये रहा आपका प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का हल। ठीक, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब इसमें बच्चों एक क्वेश्चन और बचा है कि क्या, क्वेश्चन नंबर 5, तो उसको आप लोग आशा करता हूं कि सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, क्योंकि सारे प्रश्नों को एक ही जैसे हल करना है, तो आप इसको हल कर लीजिएगा। तो इस तरह से द्विघात समीकरण के में हम लोगों ने देखा कि कैसे पता लगाया जाता है कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, कैसे मूल ज्ञात किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया, कैसे मूलों का अस्तित्व चेक किया जाता है कि किसी से द्विघात समीकरण को बिना हल किए उसके उत्तरों का पता लगाना कि इसका फैक्टर करने पे इसके मूल कैसे आएंगे, इसके आंसर कैसे आएंगे, कि दोनों मूल बराबर आएंगे कि दोनों मूल अलग अलग आएंगे, कि कोई मूल ही नहीं आएगा। तो ये सारे प्रश्नों के हल मैंने आपको अच्छे से हल करके बता दिए। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समांतर श्रेणी के प्रश्नों को लेकर के, जिसमें और भी इंटरेस्टेड है वो प्रश्नावली पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है। तो तब तक के लिए आप सभी मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप